नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। देश में सबसे ज्यादा सीटें वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां 10, 20, 30, 40 नहीं बल्कि करीब करीब 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस की सियासत का हमेशा मुकुट कही जाती हैं, अमेठी और रायबरेली। और इन दोनों सीटों पर कैंडिडेट तय करने में देरी के चलते कांग्रेस कई सवालों में घिर गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप डरी हुई है, घबराई हुई है, लेकिन कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का यह इकलौता हमला नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की तो प्रधानमंत्री इस पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान के नेता रो रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आज तीखे अंदाज में चुनौती देते हुए पूछा क्या कांग्रेस धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण नहीं देने की गारंटी दे सकती है। यह अब तक का प्रधानमंत्री का बड़ा डायरेक्ट सवाल था। क्या कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय का हक ना मारने की गारंटी दे सकती है, यह भी कहा प्रधानमंत्री ने। और इन सब के बीच प्रभु शिव और प्रभु राम पर भी सियासी घमासान जोरदार हो गया है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर और इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन अब इसमें पाकिस्तान की एंट्री भी हो चुकी है। ट्विटर पर राहुल की तारीफ करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अब अपने बयानों में भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। लेकिन एक जंग संविधान पर भी छिड़ी हुई है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर इस मुद्दे पर कांग्रेस को ललकारा। ये संविधान लेके घूम रहे हैं ना शाहजादे, शाहबानू के केस में सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके कानून बना दिया। 3 तलाक खत्म होने से सिर्फ मुस्लिम बहन को सुरक्षा मिली तो नहीं, पूरे परिवार को सुरक्षा मिली है। राहुल गांधी का एक रूल है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। वो रूल को वो फॉलो करो। लेकिन सियासत की सबसे बड़ी पिक्चर अमेठी और रायबरेली को लेकर चल रही है, जो दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रही है। लेकिन इस बार इन दोनों सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम पर देरी को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली जो कि उनकी पुश्तैनी सीट है, वहां के लिए अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, ऐलान नहीं कर पा रही है। नेहरू के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से, राजीव गांधी जमाने से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 60 साल प्रतिनिधि करने के बाद वहां एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाया। वो किस मुंह से जाकर के रायबरेली अमेठी को लोगों को समझाएंगे कि फिर से वो उसको चुनो। कांग्रेस ने क्यों नहीं घोषित किया अमेठी रायबरेली? उनकी तो बपौती थी, वो उनका वहाँ नारा गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं चुनावी चक्रव्यूह में फंसती कांग्रेस का विश्लेषण। क्या हुआ? पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ करी। बीजेपी ने क्या मुद्दा बनाया? पीएम बोले कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान रो रहा है। मरिया आलम खान ने कहा वोट जिहाद करो। बीजेपी ने क्या मुद्दा बनाया? मुस्लिम वोट एकजुट करने की यह चाल है इंडिया अलायंस की, सपा, कांग्रेस, राजद की। क्या हुआ? खड़गे बोले राम का मुकाबला शिव करेंगे। बीजेपी ने क्या मुद्दा बनाया? हिंदू देवताओं में बंटवारे का मुद्दा बनाया। अमेठी रायबरेली सीट पर कैंडिडेट में लगातार देरी है। अमित शाह बोले कांग्रेस की टॉप लीडरशिप डरी हुई है। हमारे इंटरव्यू में जो कि आज रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा उसमें भी यही बात कही। अब इसके बाद क्या हुआ?
कांग्रेस ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया तो बीजेपी ने कांग्रेस से धार्मिक आधार पर मुस्लिम आरक्षण ना देने की गारंटी मांग डाली। क्या कांग्रेस की समस्या कांग्रेस खुद है? क्योंकि कांग्रेस कुछ ऐसी बातें कर देती है जो शायद पॉलिटिकली राइट नहीं होती हैं और उसी का खामियाजा उठाना पड़ता है। मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है, नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, रालोद के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। तो कुरियन साहब, फाइनली पाकिस्तान से भी शुभकामनाओं का संदेश आ गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये शुभ समाचार तो नहीं है किसी भी घड़ी में, लेकिन ये आखिरकार आप ही के साथ क्यों हो जाता है? अमीश जी, देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान से क्या शुभ संदेश आया है या क्या नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी को क्या महत्व है कि इस देश की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट खड़ी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी को महत्व रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी सभी समुदायों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। SC, ST, OBC की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी आश्वस्त है इस वक्त कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और अच्छी बहुमत से सत्ता में आएगी। जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल के दिन नामांकन राहुल गांधी खुद भरेंगे, प्रियंका गांधी खुद रायबरेली से नामांकन भरेंगी और जीत कर, बड़ी बहुमत से जीत के इन दोनों संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी आएगी। ठीक है कुरियन साहब, आपने अपनी बात को रखा, आपका सम्मान है, लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली, कहा कि कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की एंट्री फाइनली चुनाव के अंदर हो गई। अभी जी, आप याद करिए पाकिस्तान की एंट्री कब हुई थी। पाकिस्तान की एंट्री तो तब हो गई थी कांग्रेस पार्टी के लिए जब कर्नाटका के विधानसभा में नासिर सलीम, जो इनके सांसद हैं, वो सांसद बने और नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद। नासिर हुसैन, भाई रिश्ता ही ऐसा है। नासिर हुसैन सलीम, या उनका नाम नासिर हुसैन, तो उनके जीतने पे नारे लगे जी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जब कर्नाटका सरकार से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा ये झूठ है। बाद में FIR दर्ज हुई, अरेस्ट भी हुई और ये पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी का ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा किससे डरता है? ये तो उनके पूर्व मंत्री भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गरजने लगते हैं तो वो थर-थर कांपने लगते हैं और वो कहते हैं नहीं, हमारे जो भाई अभिनंदन है उसको छोड़ दिया जाए। ये तो उनका कबूलनामा है। और चुनाव में एंट्री इसलिए होती है क्योंकि सारे घटक दल ये इंडिया अलायंस के मिल जाएं तो इनमें इतनी ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी गौरव, जॉर्ज कुरियन 1 सेकंड, जॉर्ज कुरियन 1 सेकंड। लेकिन गौरव, मेरा एक काउंटर सवाल आपसे ये है कि कुछ नेताओं का ये कहना है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत में लोकतंत्र बहाल हो, इसलिए वो राहुल जी को चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी की तारीफ करी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वो फटीचर आतंकिस्तान, जहां 70 साल में 35 साल तानाशाही रही है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फांसी लगा दी जाती है, वो जहां आटा खरीदने के लाले पड़े हुए हैं, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा हमारा देश हमें बताएगा। ये तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि उनका मुंह बोला भाई पाकिस्तान किस फटीचर हालत में है और शत्रु देश को शत्रु देश समझो। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है और मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस ने तो इसे इनवाइट नहीं करा। अब कोई खुद से नहीं, सवाल ये है कि कांग्रेस ने तो उनको नहीं बोला ये बात बोलने के लिए, अब वो खुद से ही बोल रहे हैं, तो कांग्रेस क्या करे? आप तो कांग्रेस में मर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, आप तो कांग्रेस में गड़ रहे हैं। नहीं, इस पे सवाल पूछिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे या नहीं लगे थे? ठीक है, सुनील यादव, विवेक श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या अर्थ है बताइए मुझे। ठीक है,
ठीक है, ये सुनील यादव, अमित जी सुनील यादव, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है, और बकायदा फवाद चौधरी ने आज एक बाइट में भी कहा कि मोदी को तो हारना ही चाहिए वहां पर, और दूसरे गठबंधन को यानी आपके गठबंधन को जीतना चाहिए। ठीक बात अमित जी, ये कहने को तो सपोर्ट है, लेकिन भारत में तो इसका विरोध होगा। अब मैं बोलूं अपनी बात? जी सुनील जी, देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात अमित जी कह रहा हूं, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी फंसी हुई है, और बीजेपी के बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, लगभग सब लोग जान रहे हैं कि ये देश का किसान, बेरोजगार, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब 24 में विदाई देने जा रहे हैं। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव की शुरुआत किसान से नहीं की, बेरोजगारी से, महंगाई से, देश की सीमाओं से नहीं की। शुरुआत कहां से की माननीय प्रधानमंत्री जी ने? मंगलसूत्र से, मुसलमान से। हम लोग इंतजार कर रहे थे अब कब पाकिस्तान आएगा। अब पाकिस्तान आ गया, ये भी चलेगा नहीं। फिर जो बात एक पूरा देश कह रहा है कि इसका मतलब तीसरे चरण के बाद फिर प्रधानमंत्री जी किसी मंच पर रोते हुए, नौटंकी करते हुए नजर आएंगे। एक बात मैं और बड़ी ईमानदारी के साथ कह दूं, पाकिस्तान इस देश का दुश्मन है, हमारा भी है, भाजपा का भी। बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। इंडिया अलायंस के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि बातचीत से ही मसलों का हल निकलेगा और पाकिस्तान से बातचीत होगी, वार्ता का माहौल तैयार करना होगा। यानी अब यह स्पष्ट हो गया कि अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो पाकिस्तान से बात करेगा। क्या इसके मायने अब यह लगाए जाएंगे? उमर अब्दुल्ला का यह सीधे तौर पर बयान आया है, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत है। लगातार कल बीती शाम से पाकिस्तान की ओर से कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें मोदी हराओ की बातें हो रही है, और एक तरफ यह बयान आ रहा है। मैं सीधा रिएक्शन बीजेपी से लेता हूं, गौरव भाटिया मेरे साथ है। गौरव भाटिया, पहला बीजेपी का रिएक्शन क्या होगा? उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि पाकिस्तान से वार्ता हर हाल में करनी ही होगी, यानी इंडिया अलायंस अगर आता है तो पाकिस्तान से वार्ता होगी। अरे यही बात तो जग जाहिर है, इसीलिए तो भारत की जनता इनसे नफरत करती है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, ये लोग तो स्वयं कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी होगी। और नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो हैंड इन हैंड, और टेरर पे, आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। और हमारी बातचीत इसीलिए नहीं हुई है, उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पुलवामा हुआ, ये लोग तंज कस रहे थे अमीर जी, ये लोग कहते थे कहाँ है 56 इंच की छाती, 10 दिन बाद घुस के ठोका बालक। ठीक है, जवाब विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरजेवाला ने क्या कहा? मैं सुनील यादव से भी राय लूंगा, लेकिन गौरव भाटिया, बात पूरी कर लूं। जी आप गौरव आगे अपनी बात को कंप्लीट करेगा, लेकिन विवेक टाइमिंग के ऊपर सवाल है। कल हमने देखा राहुल गांधी की तारीफ करी फवाद चौधरी ने, आज इंडिया अलायंस के एक बड़े घटक दल ने बोला पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। जी, अब कल अगर यानी शुक्रवार के दिन कल प्रधानमंत्री अब इस विषय को उठाएंगे तो पॉलिटिकल मुद्दा तो बनना तय है ये। जी देखिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं, इसको तो ये एक तरीके से प्रेसिपिटेट करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखिए तुष्टीकरण की राजनीति है, सब कुछ मुसलमानों के फेवर में है, पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 से लेकर के आज तक हर सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ टॉक्स करने की कोशिश करी है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, नवाज शरीफ से मिलकर के आए थे, और मैं तो उसको वेलकम करता हूं कि अच्छा मूव था प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब वो मिले थे नवाज शरीफ से कि टॉक्स को करिए। देयर इज नो पॉइंट कि दोनों कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज हैं वो वेस्ट करें पैसे को डिफेंस पे। तो एक जो सिविलाइज्ड जो हमारा भी एक स्टैंड रहा है। नहीं देखा, आई हैव अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन विवेक जी, मैं आपकी बहुत माजरत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। आप कह रहे हैं कि दोनों पुअर कंट्रीज है, देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, 370 पर हाल ही में पाकिस्तान का जो स्टैंड है पिछले 15 दिन पहले या 25 दिन पहले का, वो स्टैंड हमें बिल्कुल क्लियर है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होगी, यानी इंडिया अलायंस की अगर सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की अगर सरकार आएगी तो चिदम्बरम कह चुके हैं सीए को समाप्त करेगी। इंडिया अलायंस की अगर सरकार आएगी तो पाकिस्तान से भी बातचीत होगी। इससे पहले आप लोग कह चुके हो कि 370 को भी हम खत्म करेंगे। मतलब हम करना क्या चाहते हैं? जो चाइना और पाकिस्तान चाहेगा वो कर देंगे क्या? नहीं, हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है। देखिए
जो एक हमारी एक जो इमेज गई है, अब ये पाकिस्तान की बात तो कर दी गौरव भाई ने, लेकिन इनसे पूछे कि G20 जब खत्म हुआ और उसके बाद जो बाइडेन को इंटरव्यू नहीं देने दिया गया और वो वियतनाम पहुंचे और वहां जाकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कहा आई टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई मेंशन्ड एंड आई टॉक टू हिम एंड पॉइंटेड आउट अबाउट द बैड ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इन हिज कंट्री रिगार्डिंग माइनॉरिटीज। ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने वहां पे। अब अमेरिका भी आपका दुश्मन है। अगर बाकी के यूरोपियन मुल्कों के अंदर हमारे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की बात आती है और जो एंटी माइनॉरिटीज हमारे स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे मुल्क में हमारी क्या स्टैंडिंग है इस वक्त? व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडिंग? गौरव भाटिया का रिप्लाई मस्त हो जाता है। विवेक शांत गौरव भाटिया। जी देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, लेफ्ट का मैनिफेस्टो जो आया उसमें खुद लिखा हुआ है अमीर जी कि पाकिस्तान और चीन से रिश्ते और मधुर बनाएंगे और अमेरिका से जो है हम रिश्ते इतने मजबूत हैं वो नहीं रखना चाहते हैं, और साथ में जो हमारे न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं जी उनको भी कम करेंगे। तो मैं तो समझता हूं ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और मैनिफेस्टो है और भारत विरोधी है। ये क्या बोलेंगे पाकिस्तान में, जो 1962 की जंग में कह रहे थे कि भारत के सिपाहियों के लिए खून मत दो, चीन के साथ खड़े थे, वो हमसे क्या पूछेंगे? इनसे तो बात करना ही बेकार है। लेकिन हमारी साख क्या है, चीन के साथ हमारी साख क्या है, मैं जरूर बता दूं। आप सुन लीजिए प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपकी साख गौरव भाई हमारी देश साख के क्या है, अंदर मैं बता पहले रहा भी हूं, सुनिए पाकिस्तान तो। के साथ युद्ध हुए हैं। अब आप सुनना नहीं चाहते, आप यही सुने, 10 दिक्कत है और आप सेकंड सुन ले, टक्कर मुझे करवा फिर रिस्पॉन्ड देते करिए हैं। आप। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी क्यों नहीं कर सकता? ये कौन सा तरीका है बताइए? मैं अपनी बात पूरी करूंगा, वो अपनी बात रखेंगे। आप अपनी बात पूरी करिए। विवेक भाई, आप रुकिए अभी। ओके गौरव आप अपनी 20 सेकंड में बात समाप्त करिए, देन विवेक आई विल गिव यू अ चांस। ओके, मैं बताता हूं, हमारी साख ये है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हम लोग S-400 मिसाइल सिस्टम लेते हैं रूस से, लेकिन अपाचे चिनूक लेते हैं यूएस से, रफेल लेते हैं फ्रांस से। इनके समय में यूपीए का हिस्सा थे, दलाली करते थे, रफेल नहीं आ पाए। G20 समिट हमने होस्ट करी है, ओलंपिक्स हम आगे दावेदारी करेंगे होस्ट करने की। पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री जो है वो पैर छूता है हमारे प्रधानमंत्री के, आशीर्वाद लेता है। ठीक है गौरव यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक आई कम टू यू। सुनील यादव। देखिए अमीश जी, सुनील जी। ओके जी, देखिए अमीश जी, हमको आपको ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की समझनी होगी। पाकिस्तान दिवस पर पाकिस्तान को बधाई का पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान बिरयानी खाने गए। पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं जो पाकिस्तान से बयान कांग्रेस के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति आ रहे हैं वो मोदी जी दिला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोदी जी सुनील भाई देश के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। सुनील भाई आपने बोला कि ये देश बीजेपी वाले के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा सुनील भाई, आप कह रहे हैं ये पाकिस्तान से बयान बीजेपी वाले दिलवा रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला से भी बयान बीजेपी वालों ने दिलवाया है? मोदी जी दिलवा रहे हैं या वो खुद से दे रहे हैं? उमर अब्दुल्ला जो इंडिया अलायंस के हैं। देखिए ऐसा है, देखिए अमीश जी, आप बड़े पत्रकार हैं और ये जानते हैं जो विदेशी रणनीति होती है, विदेशी नीति होती है, उसमें हर देश एक दूसरे देश से बात करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान सही भाषा में नहीं समझा तो हमारी भी सेना बात करेगी, और देश की सेना किसी दल की नहीं है, वो देश की है। वो जब भी बात करती है तो अच्छी बात करती है, गोला बारूद से बात करती है और सबक सिखाती है। तो देश पर बीजेपी वाले सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और रोहित अग्रवाल है एनडीए के, और प्रधानमंत्री जी से मैं अमीश जी 2 सेकंड में आपके कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अब पाकिस्तान ले आए हैं, अब रोना नहीं देश के सामने। ठीक है, रोहित अग्रवाल करेंगे ये सब तब भी कुछ देश आपके बीजेपी साथ एनडीए करवा रहा है, पाकिस्तान से बयान तक आप लोग करवा रहे हैं। भाई सेटिंग कहां तक कर रखी है आपने? एक बात बिल्कुल साफ है अमीश जी, एक बात बिल्कुल साफ है, अधर्म को मौन बने जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं।
तो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से सुचितक हो चुके हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आज देश चुनाव में है, लोकतंत्र के महापर्व में है, ऐसी स्थिति में हम किस मुद्दे पे बात करेंगे, ये क्या समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले हमको बताएंगे? जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। दूसरी चीज ये है कि एक चीज मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि सैम पित्रोदा से हमने कहा था क्या कि ये कहो चुनाव के समय कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए देश के अंदर। हमने राहुल गांधी से कहा था क्या कि संपत्तियों का सर्वे करने की बात आप कहो। हमने कहा था क्या अमर अब्दुल्ला से कि आप चुनाव के बीच में ये कहो कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। परंतु ये तो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पोलराइज करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करना चाहते हो। उसके बाद आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम उन मुद्दों को पकड़े ना। क्यों ना पकड़े भाई, हम देश की जनता को मरने दें, हम देश की जनता को आपके हाथों में सौंप दें, जहां पे आप उसकी संपत्ति का बंटवारा कर दोगे। आप देश के जनता के 4 कमरों में 2 कमरे में कांग्रेस का दफ्तर खोलना चाहते हो और 2 कमरे में देश के अंदर अराजकता फैलवाना चाहते हो। आपको देश के अंदर सुख, चैन और विकसित भारत दिख रहा है, वो आपको नुकसान दे रहा है। और ये जो बेरोजगारी की बार बार बात करते हैं, तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस के युवराज और समाजवादी पार्टी के भैया जी के अलावा और कोई बेरोजगार नहीं है, और जनता इनको रोजगार देने के मूड में भी नहीं है अगले 25 साल तक। सुनील यादव। देखिए अमीश जी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं कभी भी बड़े नेता पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं। दूसरे लोगों को भी बचना चाहिए। एक दूसरी बात, हम तो ये कह रहे हैं विपक्ष के नाते। अभी आपने प्रधानमंत्री के लिए कहा, टिप्पणी करी आपने। अरे तो मैंने कहा, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की ना। मैंने कहा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अमीश देवगन जी के कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, पाकिस्तान तक तो आप ले आए हैं, अब रोना नहीं प्लीज, क्योंकि पूरे देश को आपने रुलाया है, देश के किसानों को रुलाया है, देश के बेरोजगारों को रुलाया है, पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन के, उनकी नौकरी छीन के नौजवान भाई बहनों को आपने रुलाया है, महिलाओं को आपने रुलाया है। तो कम से कम अब आप रोने की नौटंकी मत करिएगा, मैंने ये कहा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देश का चुनाव हो रहा है, देश के चुनाव में देश के मुद्दों पर कब बीजेपी बात करेगी, कब प्रधानमंत्री जी बात करेंगे, कब अमित शाह जी बात करेंगे, कब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात करेंगे? महंगाई पर कौन बात करेगा? बेरोजगारी पर कौन बात करेगा? ये देश तरक्की की तरफ जाए कौन बात करेगा? काले धन पर कौन बात करेगा? देश की सीमाओं पर कौन बात करेगा? गरीब की आय 2 गुनी हो कौन बात करेगा? अरे कोई बात करने। अब जानते हैं प्रॉब्लम क्या है अमित जी, बीजेपी की? बीजेपी का जो एक नया हीरो आया है ना, इनका प्रज्वल रेवन्ना इनका नया हीरो है। तो इनके चरित्र के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। गौरव भाटिया, रोहित अग्रवाल होल्ड ऑन। एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए। ओके जी, नहीं, हमारे नेता ने एक बात कही, मैं 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूं कि पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हो, जितने बलात्कारी हैं, इन दोनों का गोदाम अगर कहीं है तो वो भारतीय जवाब गौरव भाटिया और इनसे पूछिए है कि नहीं है गौरव भाटिया। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस सोर्सेज के हवाले से कि अगले कुछ घंटों में ऐलान होगा, रायबरेली और अमेठी का ऐलान होगा अगले कुछ घंटों के अंदर। और अपने घटक दलों से भी संपर्क में है कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। यानी गौरव भाटिया, अभी इंतजार थोड़ा और करना होगा, लेकिन ऐलान होगा। और खबर यह आ रही है कि गांधी परिवार से ही कोई मैदान में उतर के आएगा। अब अमीर जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, उत्तर देना है और जोरदार देना है। हीरो की बात कर रहे थे, एक पुराना हीरो है, ये रेपिस्ट है, दोष सिद्ध। इसकी तस्वीर देखिए, पुराना हीरो है, टूटी साइकिल पे बैठ के आता था, महिलाओं का बलात्कार करता था और फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के चरणों में गिर जाता था, मंत्री बना दिया जाता था। आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हिम्मत करके हटाया, लेकिन डर के मारे दोबारा इसको मंत्री बनाया। यह है हीरो समाजवादी पार्टी का, रेपिस्ट गायत्री प्रजापति। दूसरी बात इन्होंने कही प्रधानमंत्री रो ना दे। अरे प्रधानमंत्री जी तो वो हैं, रोते नहीं हैं, तुम्हारे जैसों को रुला देते हैं। पाकिस्तान को रुला दिया, चीन को रुला दिया, क्योंकि भारत की ताकत क्या है ये नरेंद्र मोदी जी ने जाना है। बीच में ना बोले अमित जी, आप सुनिश्चित करिए बीच में ना बोले।
जब बोले तो आप टोकिएगा, टक्कर मत दिखाइएगा वर्सेस। हाँ देखिए, हमें रुलाने की बात कर रहे हैं आप। नहीं है, रुला देते हमारा हैं। पूरा नाम जानते हैं आप? अब अमीर जी हमारा शांत पूरा कराइए, नाम मैं जानते इनके हैं? बीच में नहीं बोला था। सुनील यादव नाम है। मैं बोला नहीं था। सुनील यादव को रुला पाएंगे आप? इसे हमारे यहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, अमीर जी बदतमीजी शांत नहीं, कराइए। इसको जवाब कहते हैं। ये अमीर जी शांत कराइए, शांत कराइए, शांत कराइए। गौरव बोलिए, आप बोलिए। तीन सीटों की हैसियत है राजनीतिक इनकी। लोकसभा में 3 सीटें हैं इनकी, यही राजनीतिक हैसियत है। टूटी साइकिल, पंचर टायर, यहाँ आके 4 जून को बताएंगे किसकी हैसियत कितनी है। शब्द कहते हैं 4 जून को भी समझ में सुनिए आएगा। अमीर जी, मैं तू मैं नहीं करने आया हूं। आप मुझे समय दीजिएगा, मैं अपनी बात रख लूंगा। ठीक है, आप अपनी बात। ये इनकी आदत है, ये मवाली गुंडों की तरह ही चर्चा करना चाहते हैं। धन्यवाद। अब मैं अपनी बात करता हूं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूं। बेहतर आप जानते हो। आप देखिए, 2019 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के पटल पर कहा था, मैं नरेंद्र मोदी जी आपको आशीर्वाद देता हूं, आप पुनः चुन के आएंगे। और वो बात सच हो गई। और कल ही की बात है, शिवपाल यादव जी, चाचा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाजपा को भारी बहुमत से जिताना है और बेस्ट है कि अखिलेश यादव बगल में बैठे थे। वो स्लिप ऑफ टंग, सच तो होगी, आप भी जानते हैं। वो स्लिप ऑफ टंग था, हालांकि पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट थी समाजवादी पार्टी के लिए। आप ये 2019 में भी स्लिप ऑफ टंग था। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या संसद के पटल पे आशीर्वाद नहीं दिया था ना? तो इसलिए अंदरूनी तौर पे समाजवादी पार्टी को दीमक लग चुका है। ये जानते हैं इनकी एक सीट आने नहीं वाली है, इसीलिए वोट का जिहाद। गौरव अभी मैं सुनील यादव का जवाब मोदी जी विकास की बात करते हैं, ये वोट जिहाद क्या होता है? ओके। सुनील यादव, आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान लेकर आती है, बीजेपी पाकिस्तान लेके आती है। देखिए, वोट जिहाद कौन लेके आया? आपकी नेत्री लेके आई। और अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बनाने की बात थी, लेकिन किसकी वोटिंग परसेंटेज बनाने की बात थी? एक विशेष धर्म की ना? देखिए अमीर जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जाति धर्म पर बात चुनाव में हो, इस पर हम पक्षधर नहीं हैं। उस पर चुनाव आयोग देखेगा। चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर सकता होगा वो कार्रवाई करेगा। जहां तक सवाल माननीय शिवपाल जी की बात का है, तो अभी जब बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे पाकिस्तान पर, तो बीच में बात रखते रखते उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया था, तो इंडिया नहीं, वो कहना पाकिस्तान का ही चाह रहे थे, लेकिन वो चीजें निकल आती हैं, उसका भाव समझना चाहिए। हम केवल एक बात कर रहे हैं, देश के चुनाव में देश के मुद्दों पर कब बात होगी। तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, 2 चरण के चुनाव निकल गए हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जिनको 10 साल, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जिनको 10 साल इस देश के बेरोजगार नौजवानों ने, पिछड़े दलित सभी ने, पूरे देश ने बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, बड़ा बहुमत दिया, किस उम्मीद के साथ दिया था? आपने कहा था हम गरीबी खत्म करेंगे, आपने कहा था हम लेकिन अभी आपने पल्ला झाड़ लिया। सुनील जी विद ऑल, आपने ये नहीं कहा था हम मंगलसूत्र पे। सुनील भाई नहीं, सवाल सुनना पड़ेगा। आपने बोला, देखिए ये बड़ी, विवेक जी मैं आपके पास भी आता हूं इस विषय को लेकर। अभी सुनील जी ने बोला कि देखिए उस पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए, वोट जिहाद की बात के ऊपर। अब आप बताइए, मैसेज तो कन्वे कर दिया, वोट जिहाद जिसने बोला उस पर कार्रवाई हो जाए। देखिए, मैसेज जिसको कन्वे करना चाहते थे, जैसे कन्वे करना चाहते थे, वो करने के बाद अब वोट जिहाद पे कार्रवाई हो जाए। एक सेकंड, गौरव भाटिया, विवेक श्रीवास्तव, 30 सेकंड। ये वोट जिहाद क्या था? धर्म का मामला कौन लेकर आया पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं, वोटिंग परसेंटेज बनाने के लिए वोट जिहाद है। मामला तो सबसे पहले तो भारतीय जनता नहीं, देखिए, धर्म का मामला सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, कॉन्स्टिट्यूशनली लेकर के आई, मैनिफेस्टो में लेकर के आई। इनका अगर आप मैनिफेस्टो भी देखें, इनकी बातचीत देखें, आरएसएस के कॉन्सेप्ट देखें, आरएसएस की शाखा में जो डिस्कशंस होते हैं उसको सुने, तो धर्म का मुद्दा तो सबसे पहले ये लेकर के आए। आरएसएस की शाखा में डिस्कशन होते हैं, वो तो रिएक्शनरी कर रहे हैं। उसको तो सुनना पड़ेगा तो पता लगेगा, लेकिन यहाँ तो सुनाया है, देखा दिखाया है जी। टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ चल रहा है कि वोट जिहाद करो। जो समाज, अच्छा एक सेकंड कहने से, देखिए विवेक जी, मैं बीच में कभी नहीं बोलता, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे, जब वोट जिहाद का बयान आपने सुना, इसका मतलब क्या है? आप भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वोट जिहाद के मायने क्या है जी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? देखिए,
जिहाद जो है मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूं, जिहाद बेसिकली जो है उसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो एक तरीके का धर्म युद्ध। तो वोट, मैं आपको चलिए एक चीज बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज है, माओ ने कहा था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारा देश आजाद हुआ तो सारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा कि अब क्योंकि प्रजातंत्र आ चुका है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, वोट आ चुका है, तो क्रांति लानी है, बदलाव लाना है, वोट के थ्रू लाओ। ये कहानी में मत उलझिए, मैं पूछ रहा हूं वोट जिहाद का मतलब क्या है? आप सुन तो लीजिए सर, मैं आपको वही बता रहा हूं। तो सारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने बैठ करके हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक निर्णय लिया जिसको पूरे विश्व ने माना कि अब क्रांति लानी है, बदलाव लाना है, समाजवाद लाना है, आर्थिक उन्नति अगर लानी है, समानता लानी है, तो वोट के जरिए आ सकती है, यानी कि क्रांति थ्रू वोट। तो उसी तरीके से आप इस चीज को मान करके चलिए। मैं उस स्टेटमेंट का समर्थन नहीं कर रहा, और समाजवादी समर्थन कर भी नहीं रहे, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। को राजनीति में लाना गलत है, लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता बोल देता कि राम के नाम पे बटन दबाओ, तो क्या कहते हैं आप लोग? मैं पूछना चाहता हूं, पूरी देश की सेकुलर लॉबी क्या कहती? वो आज कह रहे हैं बटन दबाओ। नहीं, सेकुलर लॉबी क्या, ये तो कहते आए हैं, ये आज से कह रहे हैं। 1992 में जब जा करके बिना किसी के परमिशन के एक ढांचा तोड़ करके आए थे, तब वो क्या सेकुलरिज्म दिखा रहा था? गौरव भाटिया का जवाब जरूरी हो जाता है। गौरव भाटिया कौन सा एग्जांपल दे रहे थे तब? ये देखिए, ऐसा है, अंदर कह रहे हैं कि आप भी तो उस तरफ की बात करते हैं। गौरव भाटिया, आप भी तो उस तरफ की बात करते हैं, तो फिर वोट जिहाद से दिक्कत क्यों है? मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव में जब चुनावी रैलियों की शुरुआत करी तो उन्होंने केवल एक बात करी, क्या रिपोर्ट कार्ड है हमारा, किस तरह से हमने विकास के कार्य किए हैं और कैसे विकसित भारत बनाना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, और आप देखिएगा अमीर जी, उसमें जो माइनॉरिटीज का सेक्शन है उसमें लिखा है बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मैंने सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा है। मैंने गौरव सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा है। अगर इन्होंने वोट जिहाद की बात करी है, तो आपके लोग भी तो धार्मिक बात करते हैं, आपके नेतागण भी तो धार्मिक बात करते हैं। आंसर दैट। नहीं, हमारे नेता ने नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर लेते हैं, सबसे सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अगर आरक्षण दोगे धर्म के नाम पे जो गैर संवैधानिक है, तो हम ओबीसी, एससी, एसटी के साथ खड़े रहेंगे, और मेरी जान जब तक है तब तक मैं लड़ता रहूंगा। अब इसमें क्या धर्म की बात है? मैं समझता हूं ये तो संवैधानिक बात है, अपने धर्म का पालन करना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा बच्चों वाली बात जो करी थी, तो किसकी तरफ इशारा था? यही तो भाव चाहिए जो विपक्ष में नहीं है, यही फर्क है। वोट जिहाद सांप्रदायिक शब्द है, राजनीतिक शब्द नहीं है अमीर जी। ओके विवेक जवाब। आप जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा बच्चों का स्टेटमेंट दिया था तो किस तरफ इशारा था? क्या आप बताएंगे मुझे इस बात को? और माइनॉरिटीज से आपको समस्या क्या है? हर देश के अंदर, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या हिंदुस्तान हो, कोई तो माइनॉरिटी रहेगा ही ना। तो किसी देश में कोई माइनॉरिटी किसी भी टाइप की हो, उसको सप्रेस करके सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दो, ये चाहते हैं आप बराबरी की व्यवस्था नहीं चाहते हैं। अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर किसने कहा? रामलला का राम मंदिर अब तो मैनिफेस्टो में है ही नहीं राम मंदिर। ये क्या है? कौन लाया? आप राम मंदिर पर अटके पड़ो, राम मंदिर बन गया हर चीज में। मैं उत्तर देता हूं। ओके गौरव, बहुत अच्छी बात है। 20 सेकंड जॉर्ज कुरियन बड़ी खबर आ रही है, रायबरेली अमेठी से बहुत बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओके, क्विक अपडेट गौरव भाटिया। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि इंडी अलायंस कहता था भव्य राम मंदिर बनाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश आया। आज मान रहे हैं कम से कम कि भाजपा हर अपने संकल्प पत्र में ये संकल्प लेती है, में लाके क्रेडिट ले रहे हैं, हमने ये बात बोली और बनाया, और हमें इसमें कोई शर्म नहीं है। आपको सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ तो बोलिए ना, धर्म को राजनीति में आप लाते हैं, हम भी वही आप हिंदू को आतंकवादी कहते हैं, आप मान लीजिए ना, तो आप बीच में मत बोलिए भाई, ये कौन सा आपको मुंह का बवासीर है और मांगते हैं, तो मैं भी वही कह रहा हूं। हूं। आप बीच में क्यों बोलते हो? आपको क्या दिक्कत आती है? आपको डर लगता है? मेरी एक लाइन सुन के आपको डरने लगते हैं क्या? गौरव भाई, मुझे डर नहीं लगता। ब्रिजभूषण शरण सिंह से आपको डर लगता है? आप मर्यादा क्यों नहीं बना के को टिकट दे दिया? मैं कह रहा हूं, आपसे कौन क्या डरेगा? आप मरे हुए राजनीतिक तौर पे। मुझे नहीं लगता। आप राजनीतिक तौर से सुपुत्र को दे दिया टिकट पे हैं। आप कर दीजिए जस्टिफाई। पैर रखा हुआ है आपकी ट्यूब पे, आप देखिएगा इस बार आपका जनाजा निकलेगा 4 जून को, देखिएगा राजनीतिक जनाजा।
सुन लीजिए आप, बीच में मत बोला करिए। मैं आपको एक बात बस बता दूं, हमें गर्व है इस बात का कि हमने भव्य राम मंदिर की बात करी, और जो जनता का भाव था उसको मानते हुए भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया। आप तंज कसते थे, आपके तंज का जवाब हमने वहां पे भव्य राम मंदिर बना के दिया है और आगे भी देंगे। आप तुष्टीकरण की राजनीति करिए, मुस्लिम पार्टी बुलाइए, हिंदू को आतंकवादी जॉर्ज कुरियन करते हैं। जी जॉर्ज कुरियन, 4 जून को पता जॉर्ज कुरियन, मेरे को आपको देखकर एक गाना याद आ रहा है, मुझे आपको देख के गाना याद आ रहा है कि अब तो इंतहा हो गई इंतजार की, कुछ खबर नहीं आई अमेठी और रायबरेली की अभी तक। शाम 5 बजे आएंगे, शाम 6 बजे आएंगे, शाम 7 बजे आएंगे, शाम 8 बजे होगा। अब कब होगा भैया? या सीधा कैंडिडेट पहुंचेगा अब अमेठी? पेशेंस रखिए, कल नामांकन का कल आखिरी दिन है और अब मिनटों में गिन सकते हैं। ये प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक प्रक्रिया है और ये एक स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, या इसको ये समझ लीजिए। मैं गौरव भाटिया का आदर करता हूं, सम्मान है। मैं गौरव भाटिया को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो एंगल इस चुनाव के बीच में लाया, अरे महाराज पाकिस्तान मत जाइए, अभी अमेठी और रायबरेली का कैंडिडेट तो घोषित करिए। और अमेठी और पाकिस्तान रायबरेली और अमेठी, अरे अमीर जी दोनों ही संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। 4 जून चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को तैयार होना चाहिए। अरे फवाद हुसैन इतना खुश क्यों हो रहे हैं? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए आप लोगों ने, बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तरीकरण की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, इससे परे होकर, इससे ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी जो है महंगाई की बात कर रही है। जॉर्ज कुरियन, मेरा सवाल ये है, लेकिन बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कि हो सकता है कि उम्मीदवारी का ऐलान देर रात करा जाए। यह समय की बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस सूत्रों से कि देर रात ऐलान हो सकता है और कल सुबह कैंडिडेट सीधा जाएगा। इस समय की यह बहुत बड़ी खबर है। मैं लगातार अपनी रिपोर्टिंग टीम के साथ इस समय व्हाट्सएप पे हूं और पूरी जानकारी हम ले रहे हैं कि क्या हो रहा है इस समय, और लगातार मेरे पास यही मैसेज आया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान संभव है लेकिन देर रात होगा। अमेठी और रायबरेली से बहुत बड़ी खबर है, देर रात ऐलान होगा, कुछ देर में ऐलान होगा और यह ऐलान देर रात तक जाएगा। आधी रात को ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी, यानी रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में ऐलान हो सकता है। यह सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। यह समय की बहुत बड़ी खबर है, देर रात ऐलान संभव है। यह समय की बहुत बड़ी खबर है, देर रात ऐलान संभव है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है और कल सुबह कैंडिडेट जाएगा सीधा। रोहित अग्रवाल, देर रात होगा ऐलान, मैदान में आ जाएंगे कैंडिडेट। चौंकाने वाला नाम आएगा, कांग्रेस कह रही है चौंकाने वाला नाम आएगा। एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा जैसे नाम सामने आएगा। क्या कांग्रेस एक बड़ी प्लानिंग कर रही है रायबरेली और अमेठी के लिए? क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को एक बहुत बड़े सरप्राइज में फंसाना चाहती है? रोहित। अमीश भाई देखिए, इससे ज्यादा बुरे दिन कांग्रेस के नहीं आ सकते कि अमेठी और रायबरेली में जब कल नामांकन का आखिरी दिन है तब आधी रात तक टिकट ये घोषित करें या कल 3 बजे तक टिकट घोषित करें, वो यही समझें। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी को कन्नौज में टिकट घोषित करने में समस्या हो तो आप खुद समझ सकते हैं तो उसके बाद क्या स्थिति हो सकती है, क्या हश्र हो सकता है। मैं एक बात और ऐड करूंगा, जो विवेक जी अभी कह रहे थे, जिहाद का मतलब बता रहे थे हिंदी में, तो अगर मैं विवेक जी के लिए आगे जिहादी शब्द का प्रयोग करूं तो मुझे लगता है उनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जिहाद का मतलब संघर्ष होता है। तो विवेक जी बहुत जिहादी व्यक्ति हैं और मैं उनको बधाई देता हूं उनके जिहादी होने पर। दूसरी चीज ये है, आप बताइए धर्म को कौन लेके आया मुख्तार अंसारी की कब्र पे? मुख्तार अंसारी की कब्र पे आंसू बहाने कौन गया था? रोहित भाई के इनके कैंडिडेट 10 सेकंड दीजिए, सुनिए रोहित भाई, सुनिए 10 सेकंड दीजिए मुझे। अच्छा, नहीं, आपने लाइटर वेन में एक बात कही है तो मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। आप मुझे कुछ भी घोषित कर सकते हैं, मैं एक नॉन बिलीवर आदमी हूं, लेकिन कृपा करके एक चीज पे रोहित भाई जरूर कमेंट करिए कि कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह से आप लोग डर गए। परिवारवाद का आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन विवेक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। विवेक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरह से रायबरेली और अमेठी में कैंडिडेट की घोषणा अभी नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है? आंसर इट। मैं पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट, देखिए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा।
लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस इज ट्राइंग टू कीप द स्ट्रेटजी क्लोज टू द हार्ट। जीतू पटवारी का स्टेटमेंट आज आया था, उन्होंने कहा कि इंदौर के अंदर जो हमारा कैंडिडेट था उसके खिलाफ केसेस की झड़ी लगा दी गई अप्रैल के अंदर, 2 दिन तक उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया, फोर्स करके बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। ऑफिशियली जीतू पटवारी ने कहा। ये कैसे बोल सकते हैं आप? ये जीतू पटवारी का स्टेटमेंट में कोट कर रहा हूं। तो वो आपको लगता है चुनाव छोड़ के भी जा सकता है? ये कैसे? ये तो आई डोंट एग्री टू दिस स्टेटमेंट। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। देन व्हाई यू सेड दिस? एब्सोल्युटली नॉट। फिर आपने ये बोला क्यों? स्ट्रेटजी, यस, एज अ स्ट्रेटजी मे बी कांग्रेस इज ट्राइंग समथिंग सरप्राइजिंग है रात को। ओके, गौरव वांट्स टू कमेंट। गौरव 10 सेकंड, गौरव 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड। सरप्राइज करना चाहते हैं, आपको बताना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ये लड़ाई इसलिए है, अंदर के सूत्र ये कह रहे हैं, आप भी जानकारी ले लीजिएगा कि रॉबर्ट वाड्रा अनशन पे बैठे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, देखिए राहुल गांधी नामक रॉकेट जो है लॉन्च नहीं होता है, तो मुझे कोशिश करिए, मैं लॉन्च हो जाऊंगा वहां से। और वैसे भी रायबरेली 5 साल में सोनिया गांधी 2 बार गई। जॉर्ज इज ऑल्सो स्माइलिंग ऑन दिस, लेकिन जॉर्ज भी इसमें हंस रहे हैं। लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन रायबरेली और अमेठी का इंतजार आपको भी है, हमें भी है, देश को भी है। और व्यूअर्स, अब आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। कांग्रेस एक तरफ दावा करती है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन कभी राहुल गांधी शक्ति से लड़ाई वाला बयान दे देते हैं, तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे शिव का मुकाबला प्रभु श्री राम से कराने की बात कर देते हैं। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ये बयान संयोग हैं या किसी सियासी प्रयोग का हिस्सा? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के इन बयानों को सोची समझी एक स्ट्रैटेजी बताती है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित कर रहे थे व्यूअर्स। उन्होंने 5 खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार, उनका नाम पूछा। उम्मीदवार ने अपना नाम शिव कुमार बताया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इनका नाम शिव है और ये राम का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे किस राम का मुकाबला शिव से करवाना चाहते हैं? क्योंकि श्री राम तो स्वयं भगवान शिव के भक्त थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुओं में बंटवारे वाला एक खेल खेल रही है। बीजेपी ऐसे आरोप कांग्रेस पर इसलिए भी लगाती है क्योंकि साल 2018 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कहा था कि अगर मोदी की ताकत बढ़ती रही तो देश में सनातन का शासन होगा। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने के बावजूद उससे दूरी बनाए रखी। और बीजेपी ने हर मंच से यह आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता वोट बैंक की खातिर इस कार्यक्रम में नहीं गए। और हाल ही में तो कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मरिया आलम खान ने एक जनसभा में लोगों को वोट जिहाद करने की अपील कर डाली। सोचिए, अगर किसी सनातनी ने ऐसी अपील की होती तो अभी तक संविधान पर खतरे वाले नारे लगने शुरू हो जाते इस मुल्क में। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता का में उत्साह पैदा करने के लिए, वोटिंग के लिए ऐसी बयानबाजी हो जाती है। वैसे ये वही सलमान खुर्शीद है जिन्होंने कहा था कि बाटला एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। 2 बार भारत जोड़ने के लिए निकले राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि हिंदुत्व मुसलमानों को, सिखों को पीटने वाली मानसिकता है, कोट एंड कोट। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की हरकतों और बयानों से साफ है कि वो तुष्टीकरण के लिए हिंदू विरोधी पार्टी हो जाती है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने आरोप हैं। आपका इस पर क्या सोचना है, यह फैसला मैं अंतिम दौर पर आप पे छोड़ता हूं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर जरूर कीजिएगा। आपने आर पार को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए प्रधानमंत्री का धाकड़ जबरदस्त इंटरव्यू।